Hello everyone, let us start with sample paper 4 of Marvel. Question number 1 is identify the base from the following. Base इसमें जो है baking soda is the base, so the correct option is A. While cooking food, if the bottom of the utensil is turning black on the outside, it means तो यूटेंसिल्स के जो बॉटम में इट टर्न्स इनटू ब्लैक, उसका मतलब क्या होता है, फ्यूल जो है वो इनकम्प्लीटली कंबशन हो रहा है उसका. ठीक है. Decomposition of pyruvate in dash produces carbon dioxide, water and energy. तो यहाँ पर जो होगा in presence of mitochondria, तो यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं दिया है, that is mitochondria will come. ठीक है, तो A B C D किसी में से भी नहीं है. Mitochondria is the option because pyruvate inside the mitochondria produces carbon dioxide, water and energy. Next is an electric bulb rated 220 volts and 100 watts. When applied to it with a voltage difference of 110 volts, the power consumed will be. अभी वोल्टेज दिया हमें, यहाँ पर 220 वोल्ट्स दिया है, ठीक है, और पावर दिया है 100 वॉट्स. फाइन. तो पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, पावर और वोल्टेज का रिलेशन क्या है, P इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर. तो पहले रेजिस्टेंस निकालना है, तो R इक्वल्स टू क्या आएगा, वी स्क्वेयर अपॉन P. ठीक है. यहाँ पर फिर वोल्टेज कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया है वोल्टेज, दैट इज 220. 220 का स्क्वायर करेंगे अपॉन पावर कितना क्वेश्चन में दिया है 100. व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट आंसर 484 ohms. 484 ohms आ जाएगा. ठीक है. When it is applied to a voltage difference of 110 volts, the power consumed will be. अब हमें पावर फाइंड करना है और रेजिस्टेंस तो हमें मिल चुका है 484 और इसका वोल्टेज जो है चेंज हो गया है, दैट इज 110 वोल्ट्स. ठीक है. वापस से सेम फॉर्मूला आएगा, दैट इज पी आर इक्वल्स टू, बिकॉज मुझे अभी पावर फाइंड करना है, सो P इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर. ठीक है. अब V कितना है, 110 का स्क्वायर हो जाएगा और R कितना है 484. सो व्हेन यू सॉल्व दिस द आंसर कम्स आउट टू बी 25 वॉट्स. 25 वॉट्स जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा. ठीक है. What type of image is taking place of an object placed 8 cm in front of a concave mirror of focal length 20 cm. ठीक है. सो एक कॉन्केव मिरर है, उसका फोकल लेंथ का वैल्यू दिया है, सपोज ये फोकल लेंथ का वैल्यू है दैट इज 20 सेंटीमीटर और ये वाला एरिया जो है वो पोल है. ठीक है. पोल और फोकल लेंथ के बीच में देखो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है. ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, 8 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के नीचे प्रेजेंट है. तो हमें वो टेबल याद होना चाहिए कॉनकेव मिरर का. जब भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस में बीच में होगा, सो इट विल प्रोड्यूस व्हाट, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज विल बी फॉर्म्ड. ठीक है. Question number 6 is absolute refractive index of water and glass are 4/3 and 3/2 respectively. What will be the ratio of velocity of light in water and in glass? तो यहाँ पर वाटर का दिया है और ग्लास का दिया है. ठीक है. सो लेट्स सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. तो refractive index of water is speed of light in air to the speed of light in water. ठीक है. तो refractive index of water कितना दिया है, 4/3. so this is equal to what, 4/3. now refractive index in glass का फॉर्मूला क्या होगा, speed of light in air और vacuum to the speed of light in glass. ठीक है. the refractive index of glass का वैल्यू कितना दिया है, 3/2. ठीक है. अब इसका रेशियो निकालना है, किसका रेशियो, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का रेशियो निकालेंगे. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. तो यहाँ पर आप दोनों को डिवाइड करना है. ठीक है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ वेलोसिटी ऑफ ग्लास, बिकॉज यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो दोनों जो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी. ठीक है. सो व्हेन वी सॉल्व दिस
वेलोसिटी इन वाटर कितना दिया हुआ है, दैट इज, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, देखो वेलोसिटी इन वाटर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट व्हाट 3/4, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ग्लास यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा 2 और यहाँ क्या आएगा 3, सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट 9/8, हमारा आंसर क्या आएगा 9/8. The main component of biogas and CNG is, so the answer is methane. Field lines of a biomagnet are closed loops. Dash enzyme, that is the amylase enzyme, digests starch into maltose. Dash animal can change their sex, that is snail. Diamond का जो है सबसे ज़्यादा refractive index होता है, that is 2.42. If mercury is one of the constituent metal in an alloy, then the alloy is known as amalgam. True and false देना है. Iron is never used in its pure state, that is true, because वो ज़्यादा reactive है, तो उसको pure state में जो है हम लोग use नहीं करते. Fertilization in human body takes place in vagina, that is false, it takes place in the fallopian tube. Light from the sun near the horizon travels a short distance, false है, it travels a longer distance, तो this is also false. Dissociation of H plus ions from HCl molecule does not occurs in absence of water, ठीक है, so the answer would be true इसका आंसर होगा. Which disease is caused by the iodine deficiency, that is goiter. Lack of iodine causes goiter. Which chromosomes are required from the parents to become a girl child? Girl child के लिए the chromosomes pattern are required, that is X and X chromosomes. Next is the confirm the section, आपको match the column जैसा करना है, ठीक है. Atmospheric refraction क्या होगा, twinkling of star. Splitting of light causes the rainbow formation. Radiation of light जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट के लिए हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट ले सकते हैं, तो वो टिंडल इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है दैट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इनमें क्या जो है फॉल्स है. रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो सिर्फ ओम्स होता है, इट इज नॉट ओम मीटर, तो सिर्फ ओम्स होगा, ठीक है, तो ये फॉल्स है. रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है, दैट इज करेक्ट. Resistance, it depends on the nature, matter, physical condition, dimension of a conductor, correct है. Resistivity जो है it depends on the current passing through the conductor, current पे depend नहीं करता. Resistivity depends on the nature of material, तो ये भी false होगा. Next है match the column. Olfactory receptors, olfactory receptors कहाँ present होंगे, smell detect करेंगे और वो कहाँ present होंगे, nose में. Sensory receptor unit जो है, सेंसरी रिसेप्टर, सबसे ज्यादा सेंसरी रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्किन में. ओमनीवोर्स आर द क्रोज विच डिपेंड्स ऑन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, एंड मैन्युफैक्चरर आर द ग्रास, दैट आर द ग्रीन प्लांट्स. Let us start with section B. First question is write 2-point difference between endothermic and exothermic reaction, ठीक है. Endothermic reaction is a reaction in which heat is absorbed. Endothermic में क्या होगा, heat क्या होगी, absorb. जितने भी जनरल decomposition reaction होते हैं वो endothermic reaction होते हैं. Example कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 अकेला पड़े पड़े जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. हीट इसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी तब जाके वो CO और CO2 में कन्वर्ट होगा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट इज एब्जॉर्ब्ड. एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट इज रिलीज्ड. यहाँ पर हीट इज इवॉल्व्ड और हीट इज रिलीज, मतलब इससे C+O2 फॉर्म्स CO2 अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट, तो यहाँ पर हीट जो है वो रिलीज होगी, ठीक है. एंडोथर्मिक रिएक्शन में द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट लीड्स टू fall in the temperature of the solution, ठीक है. हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर जो है सोल्यूशन का कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन ऑफ हीट लीड्स टू राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन. यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है.
उसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट में एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज गैंग्यू। यहाँ पर गैंग नहीं है, इट इज गैंग्यू। व्हाट आर द मेथड यूज्ड टू एलिमिनेट गैंग्स बेस्ड ऑन। तो गैंग्यू क्या होते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज रह जाती है, जो भी इम्प्योरिटीज रह जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग्यू। सो दे आर द अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड थिंग्स विच आर वर्थलेस, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, तो हम लोग जो है वो उसको रिमूव कर देते हैं, दैट इज गैंग्यू। एंड गैंग्यू जो है वो एक इम्प्योरिटी है, and hence to obtain a pure metal gangue has to be removed। अब gangue कौन कौन से टाइप्स की होगी, डिपेंड करेगा। the process used for the removal of gangue from the ore are based upon difference between the physical and chemical properties of gangue। मतलब gangue जो है उसकी physical properties क्या है, उसकी chemical properties क्या है, वो हिसाब से हम उसको separate करेंगे, ठीक है। What structure are there in human lungs to achieve maximum area of exchange of gases। तो यहाँ पर जो सिंपल आंसर है दैट इज alveoli are pouch like structure present million in numbers through which exchange of gases takes place and it provides a large surface area for the exchange of gases, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस बताना है। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमेन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल, ठीक है। तो पॉलिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा एंथर ऑफ स्टेमेन से टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। और फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, जब पोलन ग्रेन और ओव्यूल जो है आपस में फ्यूज हो जाए, ठीक है। तो पहला जो है पॉलिनेशन होगा, उसी के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। पॉलिनेशन जो एक फिजिकल प्रोसेस है, कोई नए सब्सटेंस नहीं बनते इसलिए फिजिकल प्रोसेस है, बट फर्टिलाइजेशन में नई चीजें बनेगी, ये केमिकल चेंज है, तो ये क्या बोल रहे हैं हम लोग, बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। Next question 29, name the main parts of plant reproductive organs and define their two types। प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताना है, ठीक है, और उसके दो टाइप्स बताने हैं। मेन टाइप्स जो है, मेन पार्ट जो है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में द स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और स्टेमेन के अंदर क्या है, एंथर इज प्रेजेंट जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे, और स्टॉक लाइक थ्रेड, स्टॉक लाइक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट क्या है यहाँ पर, इट ट्रांसमिट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एंथर एंड पोजीशन इट टू एड पोलन डिस्पर्जन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये इंपॉर्टेंट रोल है कि पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा और फीमेल ऑर्गन से फ्यूज करेगा, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर पिस्टिल बोल दो या कार्पेल बोल दो, एक ही होता है। पिस्टिल आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इट इज प्रेजेंटेड टू द सेंटर एंड कंसिस्ट ऑफ सोलन बेस कॉल्ड एज ओवरी। तो पिस्टिल है, कार्पेल है, उसके अंदर तीन पोर्शन होंगे, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। और मेन फंक्शन है पिस्टिल या फिर कार्पेल का क्या प्रोड्यूस करना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ओव्यूल्स, ठीक है। Moving to question number 30, why does the sky appears brown, नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, blue, ठीक है। अब इसका मेन रीजन जो है स्कैटरिंग ही है, ठीक है। The molecules of air and other fine particles in atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light, क्योंकि एटमोसफियर के अंदर जो पार्टिकल्स है बहुत स्मॉल है, ठीक है। These are more effective in scattering the light of shorter wavelength। अब ये जो मेन रीजन है कि एयर के अंदर जो पार्टिकल साइज जो है स्मॉल है, वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह प्रेजेंट है, स्मॉलर इन साइज होते हैं, तो स्मॉलर इन साइज वाले पार्टिकल्स क्या करेंगे, शॉर्टर वेवलेंथ को जो है, शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। तो इसीलिए हमें क्या दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा और ना कि रेड कलर दिखेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन इज डन। Going to the next one, that is 31 question। 31 question is how much work is required to move a charge of 2 coulombs between the 2 points having a potential difference of 12 volts। तो यहाँ चार्ज का वैल्यू दे चुके हैं ये लोग, Q का वैल्यू दैट इज 2 coulombs और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 12 volts,
ठीक है। और यहाँ पर वर्क डन फाइंड करना है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q, तो W इक्वल्स टू क्या होगा, V इंटू Q। V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12, चार्ज कितना है 2, 12 टू सा कितना हो गया 24, वर्क डन किस में आएगा, जूल्स में। तो आंसर क्या आ गया 24 जूल्स इज अवर आंसर। तो 31 क्वेश्चन इज completed. Moving to the next one, that is 32 question. 32 question says that electric bulb in our house rated 100 watts, 100 watts है और दूसरा का रेटिंग जो है 400 watts है, ठीक है। सो हमें एनी हाउ कॉस्ट निकालना है, कितना कॉस्ट है। तो वी नो दैट फॉर्मूला एनर्जी इज व्हाट, पावर इनटू टाइम, ठीक है। बिकॉज दो चीज चल रही है, एक आपका इलेक्ट्रिक बल्ब चल रहा है और एक आपका रेफ्रिजरेटर चल रहा है। तो यहाँ पर मैं बल्ब के लिए कैलकुलेशन लिख देता हूँ और यहाँ पर जो है रेफ्रिजरेटर के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी रेफ्रिजरेटर कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो भी हम लिख देंगे। सो वी नो दैट एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। पावर कितना हो गया 100, ये वॉट्स में है तो किलो वॉट्स में क्या करें, डिवाइड बाय 1000। और टाइम कितना दिया है यहाँ पर 10 आवर्स, तो यहाँ पर हम 10 लेंगे, ठीक है। 3 zeros एंड 3 zeros कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। वैसे रेफ्रिजरेटर के लिए एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, पावर कितना आ रहा है 400 है, वॉट्स को किस में कन्वर्ट करना है, किलो वॉट्स में, और टाइम कितना हो गया 10, कितने जीरोस 3 zeros, 3 zeros कैंसिल, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 किलोवाट आवर। अब ये कितने डेज के लिए चल रहे हैं, 10 डेज के लिए चल रहे हैं, ठीक है। दोनों कॉम्बिनेशन कर दो, ये 1 किलोवाट है और ये 4 है, तो टोटल कितना किलोवाट आ जाएगा 5 किलोवाट आवर जो है टोटल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। बट ये कितने डेज के लिए चल रहा है, 10 डेज के लिए चल रहा है, तो टोटल किलोवाट के आवर कितना है 50 किलोवाट आवर, ठीक है। अब हमें कॉस्ट फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। सो 1 किलोवाट आवर कितना कॉस्ट बताया इसका, यहाँ पर 8 रुपीज बताया, तो यहाँ पर जो रुपीज है वो कितना है 8, बट कितने किलोवाट आ रहा है हमारा 50 आया, तो उसकी रुपीज फाइंड करना है। तो 50 इंटू 8 कितना हो जाएगा 400 रुपीज जो है हमारा फाइनल आंसर रहेगा न्यूमेरिकल के लिए। Why do magnetic field lines do not intersect each other? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी बिकॉज मैग्नेटिक कंपास एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन नहीं बता सकता, ठीक है। आपस में इंटरैक्ट नहीं करेगी बिकॉज एक ही डायरेक्शन में रहेगा कंपास, एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन शो करेगा, दो दो डायरेक्शन शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज CFC आर कंसिडर टू बी द मेन रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड इन ओजोन लेयर डिप्लीशन। CFC का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। When ultraviolet light waves strike CFC मॉलिक्यूल जो है ब्रेक हो जाएगा in upper atmosphere and a carbon chlorine bond breaks producing a chlorine atom, ठीक है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है फॉर्मूला है, यहाँ बोल रहा है कि इसके बीच में कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा और क्लोरीन एटम जो है वो फ्री हो जाएगा। अब वो क्लोरीन एटम जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर से रिएक्ट करके ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो ओजोन से रिलेटेड हो रही है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट्स द इकोसिस्टम। ओजोन लेयर जो है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन मिलके जो है वो क्या बनाएंगे, ओजोन बनाएंगे, ठीक है। और ये हाई लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और इसका मेन रोल क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाएगा, ठीक है। अब दो इफेक्ट्स क्या होंगे, अगर ये ग्राउंड लेवल पे अर्थ पे अगर प्रेजेंट होगा तो डेडली पॉइजन है हमारे लिए, ठीक है। हर एक फॉर्म में हमारे लिए जो है डेडली पॉइजन है। और इफ दिस लेयर इज डिप्लीटेड इट कैन कॉज कैंसर, स्किन कैंसर वगैरह होगा, प्लांट्स को भी इन्फेक्शन होगा और एनिमल्स को भी डिसीज कॉज होगी। डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जो है और वेन्स जो है इनका डिफरेंस, दो डिफरेंस बताने हैं। आर्टरीज जो है ज्यादा प्रेशर से ब्लड लेके जाएगा हार्ट में से, तो इसकी वॉल्स इसलिए क्या होती है, थिक वॉल्स होती है। वेन्स जो है वो बॉडी में से ब्लड हार्ट में लेकर आएगा तो प्रेशर नहीं रहने वाला है, तो यहाँ पर इसकी वॉल्स क्या होती है, थिन होती है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, ऑलरेडी एक्सप्लेन।
और यहाँ पर ब्लड जो है वो बॉडी से रिटर्न हमारे हार्ट में आएगा, तो यहाँ प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम होगा या होगा ही नहीं। आर्टरीज जो है रेड इन कलर होंगे बिकॉज वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, ठीक है। और वेन्स जो है जनरली ब्लू कलर की होती है बिकॉज उसके अंदर क्या होगा, इट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 इज डन। मूव टू 37। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक मिनट। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज यूनिफॉर्म। हमको बताना है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ गिवन एरिया इज यूनिफॉर्म। ड्रॉ और डायग्राम शोइंग दिस। यूनिफॉर्म मतलब जो है स्ट्रेट, मूव नहीं कर रही है। देखो ये क्या है, इट इज अ सोलेनॉइड, ठीक है। कौन से रीजन में आपको यूनिफॉर्म दिख रही है, देखो यहाँ पर ये जो ब्लू लाइंस है, यहाँ पर देखो सब स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। स्ट्रेट लाइन विच आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस आर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये वाला जो रीजन है देखो यहाँ पर मार्क किया मैंने, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। Okay, now let us start with section C. Section C, first question, identify the type of chemical process from the chemical equation given below, ठीक है। तो chemical type of chemical reaction बताना है, type. So the first type is a displacement reaction, ठीक है। First is displacement. Second is also displacement, a higher reactive element replaces lower reactive, तो ये भी displacement है second वाला भी। थर्ड वाला जो है दैट इज कंबशन रिएक्शन, बिकॉज व्हेन एनी कार्बन कंपाउंड burns in the presence of oxygen, it produces carbon dioxide and water, that is called as combustion reaction. तो ये वाला जो रिएक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, कंबशन रिएक्शन, ठीक है। C+O2 फॉर्म CO2, तो इसको आप कॉम्बिनेशन ही बोल सकते हो, कंबशन ही बोल सकते हो, ठीक है। सो वी कैन राइट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, टू और मोर रिएक्टेंट गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और जब एक रिएक्टेंट होता है और वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो कैटायन है, प्लस है, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ठीक है। सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये वाला जो है हमारा क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट करना है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस अलग है और फिजिकल प्रॉपर्टीज का अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें उसके बारे में अपीयरेंस बताना, दैट मेटल्स आर जनरली मेलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, और डक्टाइल का मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल्स आर लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, दे आर शाइनी एंड दे कैन बी पॉलिश्ड। Metals are solid at room temperature except mercury. Mercury is an exception of metals. It is liquid in state. Metals are strong and tough. तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए मेटल की। तो वैसे अपोजिट जो प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल विच इज इजीली ब्रेकेबल एंड दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर दे आर डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट एक्सेप्शन याद रखना है दैट ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, मतलब क्या, वो डल होते हैं, शाइनी अपीयरेंस नहीं होते हैं। एक्सेप्शन याद रखना है दैट एक्सेप्शन इज द आयोडीन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज लस्टरस इन नेचर। नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग और टफ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज।
तो मॉडरेट रिएक्टिविटी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि जो एलिमेंट्स मॉडरेट रिएक्टिव है तो उनको आप कैसे जो है सेपरेट करोगे। देखो यहाँ पर जो है दो मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज रोस्टिंग एंड सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। ठीक है, अब रोस्टिंग के अंदर क्या होगा, सल्फाइड ओड यूज करने हैं आपको। मेटल सल्फाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो रोस्टिंग में क्या होगा, रोस्टिंग का मैं रिएक्शन देख लूँ कि मेटल सल्फाइड्स जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड के अंदर, और साथ में यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, फिर फर्दर मुझे तो प्योर मेटल चाहिए, प्योर मेटल चाहिए तो मैं आगे फर्दर रिएक्शन कराऊंगा जिंक ऑक्साइड किसके साथ, कार्बन के साथ। तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, जिंक। ठीक है, प्योर मेटल मिल जाएगा। सो दिस इज रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है, मेटल सल्फाइड्स आर कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर है नेक्स्ट मेथड दैट इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, मेटल कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मेटल कार्बोनेट को हीट करना है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर ही कन्वर्ट होगा मेटल ऑक्साइड, अलोंग विद दैट वी गेट व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। फर्दर मेटल ऑक्साइड को जो है हमें कार्बन से रिएक्ट करना है, सेम स्टेप होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, जिंक, और यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्योर मेटल मिल गया। ठीक है, तो रोस्टिंग में ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। फाइन, ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। देखो यहाँ पर जो है कैल्सिनेशन के अंदर वी कुड सी, कैल्सिनेशन जो है इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं सल्फाइड ओर्स के लिए। और कैल्सिनेशन इज यूज फॉर कार्बोनेट ओर, देखो यहाँ कार्बोनेट ओर यूज किया हुआ है। SO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड, देखो यहाँ पर रोस्टिंग के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और कैल्सिनेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और ये हमने रिएक्शन ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, moving to the next question, that is the question number 41. एक्सप्लेन अबाउट प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन जो है उसको हम फाइटो हार्मोन्स ही बोलते हैं। दैट प्लांट हार्मोन क्या करते हैं, कोई भी प्लांट की ग्रोथ वगैरह कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो प्लांट हार्मोन आर कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन्स एंड दे आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट रेगुलेट्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट हार्मोन का मेन काम क्या है कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर कुछ कुछ हार्मोन्स है, जैसे ऑक्सिन्स है। ठीक है, ऑक्सिन्स, साइटोकिनिन्स, गिबेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, जिसमें जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है दिस इज द प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जो प्लांट की ग्रोथ करेंगे। और एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, मतलब स्टॉप करेंगे। ठीक है, ऑक्सिन का मेन क्या काम क्या है, इट प्रमोट सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन स्पेशली ऑन द टिप्स ऑफ प्लांट, इट कंट्रोल्स प्लांट रिस्पॉन्स टू द लाइट। तो ये सब है ऑक्सिन्स का फंक्शन। ठीक है, साइटोकिनिन्स जो है सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, लैटरल ग्रोथ मतलब ब्रॉडनेस बढ़ाएगा प्लांट्स की, इट हेल्प्स इन द रैपिड सेल डिवीजन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, सीड्स एंड फ्रूट्स को जो है फर्दर ग्रो करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है गिबेलिन्स, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है, इट इज अ इनएक्टिव स्टेज इन विच ऑल द प्रोसेस आर स्टॉप। एग्जाम्पल हो गया सीड, सीड जो है, सीड जो है वो एक इनएक्टिव स्टेट में होता है। ठीक है, तो जब उसके अंदर जब न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे, ठीक है, मतलब जब वाटर वो लेगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, तो उसमें से जो है प्लांटेड निकलेगा। ठीक है, रूट्स और शूट निकलेंगे, उसको बोलते हैं हम ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी मतलब इनएक्टिव स्टेट को हमने एक्टिव कर दिया। ठीक है, बर्ड को ग्रो करने का काम करेगा। इट कैन बी ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। एब्सिसिक एसिड के बारे में बताया था कि सब अपोजिट काम करेगा, ग्रोथ को रोकने वाले काम। सो इट प्रमोट्स डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड, इट प्रमोट्स विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। जो भी अपोजिट है ग्रोथ के, वो सारी चीजें जो है एब्सिसिक एसिड कंट्रोल करेगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 42 क्वेश्चन।
42 question says that discuss the method of human population control. Human population control के different methods. First method is contraception. ठीक है, so pregnancy prevent करने के लिए और population कम करने के लिए contraceptive method should be used to avoid the pregnancy. Next is child tax बोला है, ठीक है. लिविंग चाइल्ड टैक्स कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग द ओवरफ्लोइंग पॉपुलेशन. ठीक है, हर एक चाइल्ड के ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स हो गवर्नमेंट की तरफ से तो पॉपुलेशन जो है थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाएगा. वन चाइल्ड पॉलिसी. अकॉर्डिंग टू चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी पीपल आर ओनली अलाउड टू हैव अ सिंगल चाइल्ड. तो चाइना के अंदर जो है पॉपुलेशन कंट्रोल के अंदर करने के लिए एक ही चाइल्ड की पॉलिसी है ताकि पॉपुलेशन जो है कंट्रोल हो जाए. नेक्स्ट इज स्टेरिलाइजेशन. A medical procedure that intentionally leaves a person male or a female unable to reproduce. तो इसके अंदर जो है कुछ मेथड्स आएंगे जैसे वैसेक्टोमी हो गया. ठीक है, वैसेक्टोमी किसके अंदर होगा, मेल या फीमेल. वैसेक्टोमी जो है इट अकर्स इन मेल्स. ठीक है, और फीमेल्स में क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी. ठीक है, ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स. ठीक है. Moving to the next question, that is 43rd question. 43rd question says that बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर. यहाँ सिमिलैरिटीज भी मैंने ऐड कर दी, आप सिमिलैरिटीज देख सकते हो. बट डिफरेंस क्या है, दे ग्रो टॉलर, शोल्डर आर ब्रॉडन, दे गेन मोर वेट, हेयर ग्रोज इन द एरियाज ऑफ आर्म पिट प्यूबिक एरिया, वॉइस डीप हो जाएगी, फेस के ऊपर हेयर्स आ जाएंगे. ठीक है, प्यूबर्टी का जो स्टेज है यहाँ पर थोड़ा लेट होगा और गर्ल्स प्यूबर्टी थोड़ी अर्ली होगी. एंड स्पर्म प्रोडक्शन वुड बी देयर. इन केस ऑफ फीमेल देयर इज सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हेयर विल बी ग्रोइंग नियर टू द आर्म, लेग्स एंड प्यूबिक एरिया, हिप्स गेट्स वाइडर, मेंस्ट्रुएशंस अकर, प्यूबर्टी जो है वो जल्दी स्टार्ट होगी इन केस ऑफ गर्ल्स. ठीक है. Next is the 44 question. 44 question is saying that rear view mirror. Let's check the question. 44 question. Write 3 points. नहीं, to obtain 44 question बाकी है. ठीक है, to obtain an image of an object placed in front of a concave spherical mirror after it is reflected from the apex and fall on the surface of mirror, its trajectory is shown in the figure below. Which two other types of ray path can be used to determine the location of object reflection? Draw the ray diagram and explain. ठीक है, अभी देखो रूल्स है कॉन्केव मिरर के अंदर दैट नाउ ये कौन सी एक्सिस है, ये है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, सो एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस. ये पहला रूल है. ठीक है, और भी रूल्स क्या है, अगर मैंने यहाँ कॉनकेव मिरर बना दिया, ठीक है, कॉनकेव मिरर बनाया, नाउ दिस इज द फोकस, दिस इज सेंटर. ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है, एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये भी आप रूल यूज कर सकते हो. ठीक है, और क्या हो सकता है, एनी लाइन विच इज, देखो ये बना दिया हमने फोकस एंड दिस इज योर सेंटर. एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल, ठीक है, इट रिबाउंड्स बैक बाय सेम एंगल. मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये सॉरी ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये एंगल कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल कौन सा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो बाकी ये दो रे डायग्राम्स हम बना सकते हैं एज पर रूल्स. Next 45th question. What type of mirror is used to view the rear view of a vehicle? Explain with your answer with the reason. Rear view vehicles में, rear view के लिए vehicles में आप क्या use करते हो. ठीक है, vehicles के अंदर convex mirror is used. The reason convex mirror is used because they give a erect image. Erect का मतलब straight image मिलती है. ठीक है, virtual image, फुल साइज डिमिनिश्ड. अब इसमें रीजन क्या होता है,
कि लार्ज एरिया जो है वो कवर हो जाता है, बहुत सारे एरिया कवर हो जाता है। आप रेयर व्यू में अगर कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा एरिया कवर हो जाता है, वाइडर व्यू मिलता है, जिससे ड्राइवर को आइडिया मिल जाता है दैट कौन सी कार जो है आगे पीछे हो रही है, ठीक है। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 45th क्वेश्चन। 45th क्वेश्चन जो है थोड़ा उसके अंदर करेक्शन है, लेट्स सी क्या करेक्शन है उसके अंदर। 46th question. In this, '46th question, you are familiar with the term used for electric circuit. Indicate with a clear line which noun is used for the following cases. अब यहाँ पर अपने को ना ये जो नाउन है वो वाला पार्ट नहीं, आपको ड्रॉ करना है, आपको इन सब के बारे में ड्रॉ करना है। क्लोज सर्किट कैसा दिखेगा, ठीक है। सो उसके लिए आप नॉर्मल सर्किट बना लो ना। नॉर्मल सर्किट के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस वायर होगा, ठीक है। देन यू हैव अ बैटरी, देन मे बी यू हैव एमीटर, एमीटर कनेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर आप की ले लो, क्लोज सर्किट, ठीक है। दिस इज द क्लोज सर्किट जिसके अंदर करंट जो है फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से लेके नेगेटिव टर्मिनल पे, ठीक है। यहाँ पर देखो की जो है दैट इज क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट इज कनेक्शन ऑफ टू कंडक्टर्स, ये अपना एक आंसर हो गया। कनेक्शन ऑफ टू कंडक्टर्स, अब टू कंडक्टर जो है दो रेजिस्टर्स आप सीरीज में भी ले सकते हो और पैरेलल में भी ले सकते हो। तो ये अगर सीरीज का हुआ तो ये R1 और ये क्या होगा R2, ठीक है, सिंपल। फिर नेक्स्ट सिंबल हमें बनाना है एमीटर। एमीटर कैसा रखेगा, एमीटर बना दिया और उसके अंदर ये आ गया प्लस और ये क्या आ गया माइनस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर आपको दिखाना है तो ये किसका सिंबल है, रेजिस्टेंस का, और वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाना तो ये एरो आ जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। सो हियर वी कंप्लीट विद दिस सेक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज अवर सेक्शन डी, ठीक है। Explain the composition of bleaching powder with a scientific equation and write its two uses. Bleaching powder का composition, first of all bleaching powder का formula क्या है, CaOCl2, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, फॉर्मूला के अंदर बताओ। कैल्शियम प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट दिख रहा है आपको, क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। गिव अ साइंटिफिक इक्वेशन, इक्वेशन इसका प्रिपरेशन लिखना है हमें। सो इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक लाइम, इट रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैसेस का रिएक्शन होगा एंड वी गेट व्हाट, CaOCl2 along with the formation of H2O। तो ये अपना केमिकल रिएक्शन हो गया ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। आगे इसके कुछ दो यूजेस बोले हैं तो हम दो यूजेस इसके देख लेते हैं। सो इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग डर्टी क्लोथ्स, जो है हम लॉन्ड्री वगैरह में यूज़ करेंगे ब्लीचिंग पाउडर को, एंड एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट मतलब जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और वाटर को पोर्टेबल मतलब जो है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए काम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन टूथ डिके, मतलब टीथ के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। सो अगर पीएच जो है 5.5 से नीचे गिर जाएगा तो हमारे टीथ जो है वो डिके होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जब भी कभी भी एसिडिक फूड खाते हैं, एसिडिक फूड हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, तो हम लोग कभी भी अगर शुगरी फूड खाते हैं, शुगरी फूड, तो शुगरी फूड जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होता है वो एसिड बना देता है, ठीक है। अब ये एसिड जो है टीथ के अलग अलग लेयर्स को ब्रेक करेगा। पहले आउटर मोस्ट लेयर को ब्रेक करेगा जिसको हम बोलते हैं इनामल, ठीक है। देन नेक्स्ट लेयर जो है डेंटाइन, और लास्ट में इट अफेक्ट्स द पल्प कैविटी, ठीक है, जिसमें एनामल के जो हार्डनेस है वो बोन से भी ज़्यादा है,
डेंटाइन की हार्डनेस जो है बोन की जैसी है, और पल्प कैविटी के अंदर नर्व्स वगैरह आएगी, ठीक है। सो द शुगरी फूड दैट वी ईट, इट रिएक्ट्स विद द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, और वो एसिड प्रोड्यूस करेगा, और ये एसिड जो है वो इनामिल, डेंटाइन और फाइनली जो है नर्व्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो पीएच जो है माउथ का 5.5 से बिलो होना चाहिए, ठीक है। अगर बिलो होगा तो टीथ विल स्टार्ट डिकेइंग, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट वी शुड ब्रश रेगुलरली, ठीक है। 48 में जो है सेकेंड सब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू द फ्रेश मिल्क। बेकिंग सोडा जो है उसका नेचर हमें पता होना चाहिए, उसका नेचर जो है वो बेसिक नेचर होता है, ठीक है। वाई डज इट चेंज द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली बेसिक, तो ये आपने ऐड किया तो ये पीएच जो है बेसिक में टर्न क्यों हो गया, तो इसका सिंपल सा आंसर जो है कि बेकिंग सोडा जो है उसका नेचर क्या होता है, बेस, उसका नेचर होता है अल्कलाइन, ठीक है। इसलिए जो नेचर जो है वो अल्कलाइन की तरह शिफ्ट हो जाता है और बेसिक नेचर में हो जाएगा। यहाँ पूछा है कि बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए टाइम क्यों लगाता है। अब कर्ड बन जाएगा तो मतलब सोल्यूशन क्या हो जाता है, एसिडिक, बट आपने बेकिंग सोडा ऐड कर दिया तो आपने जो है कर्ड, आपने जो है मिल्क को बेसिक कंडीशन में ऐड कर दिया, तो कर्ड में कन्वर्ट होने में टाइम लगाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है, एज द मिल्क इज स्लाइटली मोर अल्कलाइन देन अदर, the acid produced to set to this curd will be neutralized by baking soda added to the milkman. Hence, this milk takes a longer time to set into the curd. Because हमने बेकिंग सोडा ऐड कर दिया तो पीएच जो है वो बेसिक की तरफ बढ़ गया, ठीक है, तो कर्ड बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट इज how would you identify ethanol and ethanoic acid on the basics of physical and chemical properties? फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिफरेंस देखते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इथेनॉइक एसिड इट इज पंजेंट स्मेल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी। इथेनॉल एक अल्कोहल है तो इसकी स्मेल जो है वो प्लेजेंट स्मेल होगी। मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट जो है 156 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में दिया है 391 और बॉइलिंग जो है वो 351, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब उनके केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये एसिड की प्रॉपर्टी है कि एसिड जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, ठीक है। बट इथेनॉल जो है वो कोई भी रिएक्शन जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 गैस नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। On addition of alkaline KMnO4 the color does not disappears, मतलब KMnO4 अगर मैंने एक कंटेनर के अंदर इथेनॉइक एसिड रखा है, ठीक है, उसके अंदर हमने KMnO4 ऐड किया तो KMnO4 का जो कलर है, कलर कौन सा होता है, पर्पल कलर, वो पर्पल कलर जो है वो डीकलराइज नहीं होगा। यहाँ लिखा ही है ऑन एडिशन ऑफ अल्कलाइन KMnO4 द कलर डज नॉट डिसअपियर्स, मतलब पूरे सोल्यूशन का कलर जो है पर्पल रह जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो वो सोल्यूशन क्या है, इथेनॉइक एसिड है। और इथेनॉल के अंदर क्या होने वाला है, KMnO4 अगर आपने ऐड किया है तो KMnO4 का जो पर्पल कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर, मतलब वो चीज़ क्या प्रेजेंट है, इथेनॉल इज प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 50 में वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है और उसका वर्किंग, उसका डायग्राम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम वी नो दैट इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट, वेस्ट रिमूवल के लिए हेल्प में आएगा। जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, यूरिया प्रोड्यूस हुआ, वो सब जो है रिमूव हो जाएगा, राइट। तो ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट होगा वो किडनी के अंदर जाएगा और किडनी जो है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड करेगा और इसमें जो भी वेस्ट है वो यूरिन के फॉर्म में जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। डायग्राम के अंदर वी हैव किडनी, और किडनी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि फिल्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यूनिट इज व्हाट, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेटिंग यूनिट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द किडनी। फिर उसके बाद है यूरेटर, यूरेटर के थ्रू जो है वो यूरिन ट्रांसफर होगा। यूरिनरी ब्लैडर जो है इट इज अ टेम्पररी प्लेस वेयर द यूरिन इज स्टोर्ड एंड यूरेथ्रा इज द ओपनिंग फ्रॉम वेयर द यूरिन इज रिमूव्ड। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर देयर इज अ पेयर ऑफ किडनी, देयर इज यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है।
किडनी के बारे में बात करें, इट इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन विच इज प्रेजेंट ऑन द बैक साइड एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड्स। और किडनी के अंदर मेन चीज प्रेजेंट क्या है, नेफ्रॉन, जैसे हमने बताया था। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, 1.2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर, जो कि ब्लड फिल्ट्रेशन में, ब्लड प्योरिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इन द किडनी एंड द यूरिन इज फॉर्म वेयर दिस यूरिन एंटर्स आउटसाइड द किडनी थ्रू द यूरेटर। तो किडनी जो है, किडनी के अंदर जो है वो नेफ्रॉन होगा, और नेफ्रॉन जो है वो फिल्ट्रेशन करेगा, और यूरिन जो है वो यूरेटर से बाहर निकलेगा, ठीक है। यूरेटर क्या है, दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो किडनी से कनेक्टेड है, और इनका मेन फंक्शन क्या है, यूरिन को कैरी करना। किडनी से कहाँ पर कैरी करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर जो है, इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो यूरिन को स्टोर करेगा टेम्पररली, और फर्दर जो है यूरिन को सेंड करेगा कहाँ पर, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज द फाइनल ओपनिंग, ठीक है, जिससे यूरिन जो है इट फाइनली मूव्स आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, जो कि ब्लड के ऊपर रिलेटेड है या फिर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर रिलेटेड है। 51 क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बताना है कि ह्यूमंस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स आर हार्ट, ठीक है, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ये सब ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। हार्ट का मेन काम क्या है, हार्ट पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर बॉडी से रिसीव करता है तो कहाँ भेजेगा, वो लंग्स पे भेजेगा। वो लंग्स पे भेजेगा ताकि वापस से जो है ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाए, ठीक है। ब्लड का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड जो है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करेगा, प्रोटेक्शन देगा, मतलब WBC वर्ड ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करेगा, इन्फेक्शन से फाइट करेगा, ये सारे फंक्शंस होंगे। ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, गैसेस लाइक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, CO2 का ट्रांसफर होगा, ठीक है, ब्लड के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर जो है वो ब्लड के थ्रू होगा, ठीक है, सारी चीजें जो है ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या होता है, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, ठीक है। तो ये सब जगह पे प्रेजेंट है, पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, ठीक है। Next is 51 question is done. Let's go to the next question, that is 52 question. And the 52 question says that explain the formation of rainbow by drawing a diagram. Explain भी करना है और साथ में ड्रॉ भी करना है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लो, यहाँ पर डायग्राम देखो, दिस इज अ रेन ड्रॉपलेट। सो व्हाइट लाइट व्हेन एंटर्स इनसाइड द रेन ड्रॉपलेट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ पर देखो स्प्लिट हो रहा है, ये स्प्लिट हो रहा है, उसका मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन, ठीक है। फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फाइनली ये रेज जो है बाहर निकल रही, तो वापस से क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन, याद रखना है। तो व्हेन द व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट, तो यहाँ पर जो है 7 कलर्स दिखेंगे और रेनबो फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स, जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स है, इट एक्ट्स एज अ टाइनी प्रिज्म। द सनलाइट व्हेन एंटर्स दिस वाटर ड्रॉपलेट अंडरगोज, जैसे मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, रिफ्रैक्शन, सेकेंड इज डिस्पर्जन, थर्ड इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड फोर्थ इज वंस अगेन व्हाट, रिफ्रैक्शन। ये सारी चीजें होगी, ठीक है। तो डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करना है, ठीक है। 52 क्वेश्चन इज डन। Going to the next one, that is 53. What are magnetic field? Draw the magnetic field lines around a bar magnet and list properties of magnetic field line. तो यहाँ पर magnetic field lines के बारे में बताना है। तो magnetic field lines are the imaginary lines which are present around the magnet, ठीक है। So imaginary line है, so these are the magnetic field lines, जो magnet है imaginary lines होती है इसके आसपास। देखो magnetic field lines कहाँ से originate कर रही है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ, देखो नॉर्थ से निकल रही है, और एंड कहाँ कर रही है, टेंड टूवर्ड्स साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में है।
इसकी प्रॉपर्टीज बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कर्व्स में होगी, ठीक है, और वो नॉर्थ से ओरिजिनेट करेगी और कहाँ एंड करेगी, साउथ करेगी। इनसाइड द बायर मैग्नेट जो इसका मोशन है वो साउथ से कहाँ पर होगा, नॉर्थ, ठीक है, तो यहाँ लिखा है साउथ से लेके नॉर्थ होगा इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। The tangent to the magnetic field lines at any point gives the direction of magnetic field at that point, ठीक है, डायरेक्शन मिलेगा आपको। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54th क्वेश्चन जो है ओजोन के ऊपर रिलेटेड है। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज ओजोन, हाउ डज इट अफेक्ट्स द इकोसिस्टम, ओजोन के बारे में है and how does it affects the ecosystem. So ozone is the form of oxygen, it's a triatomic molecule, इसका फॉर्मूला क्या होता है O3, ठीक है। ozone forms a layer called as ozone layer in the atmosphere. The ozone layer wards off harmful UV radiation, मतलब UV radiation से हमें बचाएगा और प्रोटेक्ट करेगा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, यूवी रेडिएशंस या फिर स्किन डिजीज वगैरह ये सब से प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। सो ओजोन लेयर के इम्पोर्टेंस है वो होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं होगा तो हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे हमें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है और स्किन कैंसर वगैरह वो सारे डिजीज़ होगी।